हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 11वीं क्लास का अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो इसमें मौलिक अधिकारों की बात होती है और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो हमारा जो हम अध्याय पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, हम सपोर्ट मटेरियल से कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें दिया है कि अधिकार क्या है। इसमें लिखा है अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्तें हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। तो जो अधिकार है वो हमारे लिए अपने विकास के लिए आवश्यक है। अब इसमें विकास की बात आती है तो कौन कौन सा और किस प्रकार के विकास की इसमें बात कर रहे हैं। तो अधिकार हमारे जीवन की, सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसमें नागरिकों के सर्वांगीण विकास की बात की गई है। सर्वांगीण विकास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, नैतिक हर तरीके का विकास के लिए अधिकार हमारे आवश्यक हैं। इसके बाद कर्तव्य है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची को शामिल किया गया था। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब इसमें मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए नहीं थे। ये 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, ये याद रखना है। और ये अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद है भाग 4 है अनुच्छेद 51A में इसको शामिल किया गया है। 1976 में जब ये शामिल किए गए थे उस समय नागरिकों के लिए केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा वर्ष 2002 में जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य 11वां है। और मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A में इसको शिक्षा के अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। अब ये है क्या, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के माता पिता और आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षकों का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को जब शामिल किया गया था भारतीय संविधान के भाग 3 में तो 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए थे। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। देखिए, बाकी तो सब है समानता का, स्वतंत्रता का, लेकिन ये शोषण का नहीं है, ये ध्यान रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। ये सारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये हमें याद रखने। और बीच में से एक जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद 31 था। तो अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को, और अब ये हमारा अनुच्छेद 300A के तहत 300A के तहत एक कानूनी अधिकार है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद अधिकारों की घोषणा आती है। अधिकारों की घोषणा में 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा अधिकारों की मांग उठाई गई थी। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की मांग को सूचीबद्ध किया था। संविधान में संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा
मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, ये मैंने अभी बताया था, और इसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300A में। इसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जिस तरह से नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य का पालन यदि हम नहीं करते हैं तो हमें किसी तरीके की कोई पनिशमेंट नहीं मिलती है। किसी तरीके से राज्यों के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य मतलब यहाँ पर सरकार से लिया गया है, सरकार के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत है जो सरकार के लिए निर्देश है, और इनका उद्देश्य होता है जनता के कल्याण के कार्य करना। और यदि सरकार इन कार्यों को नहीं करती है या ठीक तरीके से लागू नहीं करती है तो हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, अब इस क्या कर सकते हैं फिर, इसका ये है कि जो सरकार है उसको दंडित करने का कार्य जनता ही करती है। जनता अगले जो चुनाव होते हैं उनमें उस गवर्नमेंट को, उन पार्टीज को वोट ना दे करके उनको सजा दे सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए वो अच्छे काम नहीं किए जो उन्हें करने थे। तो हमारा क्या फ़र्ज बनता है कि हम उनको पनिश करें और अगले चुनावों में किसी और पार्टी को जिताएं। ठीक है, तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो सरकार के लिए निर्देश है और इनके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते, ये ध्यान रखना है। चलिए, इसमें लिखा हुआ जो हम पढ़ लेते हैं, इसमें ये है, स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता और कल्याण लाने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा कई नियमों को संशोधित किया गया। राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों के तहत सरकारों को इसी तरह से निर्देश दिए गए हैं जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन लागू करने के लिए कहा जा सकता है, तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको लागू किया जा सके। इसके बाद है निवारक नज़रबंदी। निवारक नज़रबंदी क्या होती है? नज़रबंद का मतलब होता है किसी को छुपा देना, और निवारक का मतलब क्या होता है? जैसे किसी रोग का निवारण करना, ठीक है, किसी का उपचार करना, इलाज करना। अब ये क्या है? निवारक नज़रबंदी का सीधा सा मतलब होता है, अगर हमें किसी व्यक्ति पर शक है कि वो कोई गैर कानूनी काम करने वाला है या कोई ऐसा काम करने वाला है जिससे किसी दूसरे को नुकसान होने वाला है, ठीक है, या हमारे देश को कोई नुकसान होने वाला है, तो ऐसे में उसको केवल शक के आधार पर गिरफ्तार करके रख देना, छिपा देना, और कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए रख लिया, कुछ समय के लिए उसको अपराध करने से रोकना मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब कुछ समय के लिए रोक देंगे तो उसका माइंड चेंज हो जाए। हम जो एक बार सोचते हैं वो हमेशा स्टेबल नहीं होता कि जो सोच लिया बस वो हो रहा है। अब हमारा मकसद यह है कि हमें ये करना है तो हमें वो करना ही करना है, उसमें चेंज आ जाता है। तो उसको अपराध करने से रोकने के लिए उसको नज़रबंद किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था इंदिरा गांधी ने। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपातकाल लागू के टाइम पे जब उन्होंने आपातकाल लागू किया था, उस टाइम पे इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था। रातों रात जितने भी विपक्षी नेता थे उनको नज़रबंद करके, मतलब उनको गिरफ्तार करा के जेल में डाल दिया था, अंडरग्राउंड कर दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है बेटा। इसके बाद है मुख्य बिंदु। क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? अधिकार का अर्थ और महत्व, अधिकारों का घोषणा पत्र, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध प्रमुख अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अंतर, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है अधिकार और महत्व। अधिकार और महत्व। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता है। अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को उनके जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वह मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती है। इसके बाद है अधिकारों का घोषणा पत्र। देखो, इससे रिलेटेड जो बातें थी वो मैं तुम्हें पहले डिटेल में बता चुकी हूँ।
अधिकारों का महत्व क्या है? अधिकारों का महत्व ये है कि ये हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यदि हमें अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। अधिकारों का घोषणा पत्र अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मतलब जो अधिकार हमारे संविधान में लिख दिए जाते हैं, ठीक है, उससे सभी नागरिकों के लिए घोषणा हो जाती है कि ये आज से तुम्हारे अधिकार हैं। तो इसी को ही अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसकी मांग 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने उठाई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। ये मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं और वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक है या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता नायकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठाई जाती रही है। 1928 में भी मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? 1928 में। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A में प्राथमिक शिक्षा को भी नागरिक के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शिक्षा का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। अप्रैल 2010 में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू भी हो गया। अब देखो ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है, क्योंकि अब से पहले जम्मू कश्मीर में धारा कौन सी लगी हुई थी? 370 लगी हुई थी। धारा 370 हटा दी गई है, तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था अब वो नहीं है। जम्मू कश्मीर भी बाकी के राज्यों जैसा है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार वे अधिकार जो साधारणतया कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। मौलिक अधिकार मैंने बता ही दिए थे क्या होते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है? ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं, जो संविधान में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनकी गारंटी तथा सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। और देखो, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। सरकार का कोई भी परिवर्तन नहीं, हम सिर्फ संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। ना विधायिका, ना कार्यपालिका, ना न्यायपालिका, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार निम्न प्रकार हैं। समता का अधिकार, इसको करेक्ट करेंगे, अनुच्छेद 14 से 18 है, ये 4 से 8 लिखा हुआ है, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद ये 19 से 22 है, इसको भी ठीक करेंगे। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसके बीच में एक और मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31, वो हट चुका है। अगर किसी के मन में ये सवाल आए कि 14 से तो सब लगातार है, 15, 16, 17, 18 है ना,
इसी तरीके से तो फिर 30 के बाद 31 कहाँ गया? तो 31 संपत्ति का मौलिक अधिकार था जो अब कानूनी अधिकार बन गया है। इसके बाद हम अपने इन मौलिक अधिकारों को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 इसमें क्या है? विशेष 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। चलो ये हम डिटेल में ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अब ये 301 के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता है, मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं। ये पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कानून के समक्ष समानता से आप क्या समझते हैं? तो कानून के सामने सभी बराबर हैं, किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश, भाषा, क्षेत्र किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे कोई लड़की लड़का हो, लड़की हो लड़का हो, लंबा हो पतला हो, छोटा हो गोरा हो काला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भेदभाव नहीं। अगर जैसा जुर्म किसी लड़के ने किया है, किसी लड़की ने किया है, जुर्म के अकॉर्डिंग उसको वही सजा मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है। अनुच्छेद 16 में है, इसमें है अवसर की समानता, सभी के लिए अवसर की समानता है, लेकिन इसमें एक आरक्षण की बात करी गई है। आरक्षण किस लिए दिया गया है? ताकि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। जैसा कि एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आपके घर में आपको कोई भाई या बहन या कोई पड़ोस में भी कोई दिव्यांग या विकलांग बच्चा आपने देखा हो, तो उसको पेरेंट्स एक ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उसका क्यों रखते हैं? क्योंकि वो तुम्हारे बराबर तो है नहीं, उसको तुम्हारे जैसा मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पेरेंट्स उसका ध्यान रखते हैं कि वो भी अपने लिए बड़ा होकर कुछ कर सके। ठीक है, तो बाकी जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 में है समाज से अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, तो छुआछूत की समाप्ति की गई है। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियां जैसे सैनिक और शैक्षिक उपाधियों के अलावा जो सेना में दी जाने वाली और शिक्षा में दी जाने वाली उपाधियों को छोड़कर बाकी सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसे राजा महाराजाओं का टाइम था तो उस समय पे सुना है ना, महाराजा, राजाधिराज, इस तरीके की उपाधियां दी जाती थी, वो सब खत्म है। सिर्फ शिक्षा में दी जाएगी और सेना में दी जाएगी, और इसके अलावा किसी को कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 इसमें है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निवारक नजरबंदी का अधिकार एवं अन्य अधिकार। अनुच्छेद 19 में है इस अनुच्छेद के द्वारा भारत के नागरिकों को विशेष रूप से 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी गई है, ये याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि स्वतंत्रता के अधिकार में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को दी गई है। तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। इसमें ये कौन कौन सी है? भाषण और अभिव्यक्ति की, भाषण देने की और अपने विचारों को रखने की, लेकिन भाषण और जो विचार हैं वो इस प्रकार के नहीं होने चाहिए जो देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाए। बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की, हम बैठक कर सकते हैं लेकिन वो हथियारों के बिना होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सब अपने तलवारें और बंदूकें और कट्टे लेकर आए हुए हैं और फिर सभा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि देश की जो शांति व्यवस्था है उसको नुकसान होने का खतरा रहता है। संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भूभाग में भ्रमण करने की, घूमने की स्वतंत्रता। हमने स्वतंत्रता वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें 2 प्रकार की, नकारात्मक और सकारात्मक, ठीक है, दोनों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। तो हमें भारत के किसी भी भूभाग में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। भ्रमण मतलब होता है घूमने की। 5वां है भारत के किसी भी भूभाग में निवास करने की। 6ठा है व्यापार, व्यवसाय या कोई भी कारोबार या काम करने की स्वतंत्रता। पहले क्या होता था कि सब ये काम बटे हुए थे कि इस जाति के लोग ये काम करेंगे, इस जाति के लोग ये काम करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा संविधान बन गया था तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर काम इस पर्टिकुलर
जाति के लिए है, ऐसा सब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी व्यवसाय या काम करने की स्वतंत्रता हमें है। इसके बाद है आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। जिसको भी गिरफ्तार किया जाता है, जिस पर कुछ आरोप लगाया जाता है, उसके भी कुछ अधिकार हैं। कभी कभी झूठे आरोप भी लगा दिए जाते हैं ना, इसीलिए उसके लिए भी कुछ अधिकार दिए गए अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में है कि अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 को आपात स्थिति के दौरान भी निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 ये दो ऐसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, या दो अनुच्छेद हैं जिनको आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जाता, ये लागू रहते हैं। अनुच्छेद 21 में है कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब हम किसी का जीवन उससे नहीं छीन सकते। अनुच्छेद 21 का RTE एक्ट 2022 86वां संविधान संशोधन शिक्षा का मौलिक अधिकार। 6 से 14 वर्ष तक की आयु प्राप्त बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है जो 2002 में लागू हुआ था। इसको करेक्ट कर लेना, 22 लिखा हुआ है इसमें, 2002 करना है। अनुच्छेद 22 में है किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है। नोट में है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार का अनुच्छेद 21 का के द्वारा मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, जब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21 का में, 21A में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती कुछ काम कराना। बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत के कई भागों में दासता और बेगार प्रथा प्रचलित थी। मतलब दास बनाकर रखने की प्रथा प्रचलित थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। अनुच्छेद 24 में खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही है। जो भी खुदाई वाले काम होते हैं और खतरनाक काम होते हैं, वहाँ पर बच्चे काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जाएगा, जैसे खदानों में और कारखानों में। ये हमारे पास दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने, प्रचार करने का अधिकार है। 26 में संगठित इकाइयों के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में है सभी धर्मों की समानता। धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर देने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। कोई भी किसी से जबरदस्ती धार्मिक कर नहीं मांग सकता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता है। ये जो स्पेशली धार्मिक संस्थाएं बनाई जाती है, केवल वहाँ पर स्वतंत्रता है धार्मिक शिक्षा देने की। अनुच्छेद 28(1) में है किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बच्चों, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप करते रहिए अपने चैनल कलावर्ग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।